मोलरता, मोलरता। ठीक, तो मोलरता में हम सबसे पहले देखेंगे इसकी परिभाषा। तो 1 लीटर बिलियन में, 1 लीटर बिलियन में घुले किसी विलेय पदार्थ के ग्राम अणुओं की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। उस विलयन की मोलरता कहते हैं और इसे कैपिटल एम से लिखते हैं। समझ में आया? कैपिटल एम से लिखते हैं, यानी बिलियन की मात्रा होनी चाहिए 1 लीटर, और बिलियन जो है वो 2 अवयवों से मिलकर बना होता है, विलेय और विलायक। जो विलेय होता है वो कम मात्रा में होता है और विलायक होता है वो अधिक मात्रा में होता है। अगर हम उस विलयन की मोलरता निकालना चाहते हैं तो विलयन की मोलरता जो है वो विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या बटे विलयन के आयतन, वो भी लीटर में होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसका सूत्र इस तरीके से प्रकट कर सकते हैं, यानी यम बराबर विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या, विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या और बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन किस में होना चाहिए? लीटर में। ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं लीटर में, लीटर में होना चाहिए विलयन का आयतन। अब बात करें विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या, तो ग्राम अणुओं की संख्या होती है विलेय का भार, विलेय का भार और बटे अणुभार। अणुभार किसका होना चाहिए? विलेय का ही होना चाहिए, बाकी वही है विलयन का आयतन, विलयन का आयतन लीटर में। इसी तरीके से अब हम समझेंगे मोललता। ठीक है, मोललता क्या है? मोललता मोललता तो इसमें परिभाषा में सिर्फ क्या हो जाएगा, किलोग्राम में विलायक हो जाएगा। विलायक किस में हो जाएगा? किलोग्राम में। यानी 1 किलोग्राम विलायक में, पहले 1 लीटर था, अब 1 किलोग्राम हो जाएगा। 1 किलोग्राम विलायक में 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम विलायक में 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित, यानी अब की
विलेय तो होगा ही, लेकिन अब की क्या है, विलायक। विलयन नहीं, विलायक हो गया। अब जैसे मान लो चीनी और पानी का विलयन है, तो इसमें विलायक क्या हो गया, जल, यानी पानी। पानी क्या हो गया, विलायक। तो 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम अणुओं की संख्या, ग्राम अणुओं की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। उस विलयन की मोललता, अब की मोलरता नहीं, मोललता कहलाती है। और मोललता को किससे लिखते हैं, इस्मालियम से, कहलाती है। इसे इस्मालियम से लिखते हैं, ठीक है। और इसका फार्मूला यानी इस्मालियम बराबर क्या हो जाएगा, इस्मालियम बराबर हो जाएगा विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या, बाकी तो वही है, विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या और बटे, अब की विलयन नहीं होगा, क्या होगा, विलायक का भार। और विलायक का भार किस में होना चाहिए, किलोग्राम में। विलायक का भार किलोग्राम में। अब हमें पता है कि विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या तो वही होती है, यानी भार जिसे W से लिखेंगे और अणुभार जिसे M से लिखेंगे, और बाकी वही है विलायक का भार। विलायक का भार किसमें, किलोग्राम में। उसके बाद में हम देखेंगे मोल प्रभाज। किसकी परिभाषा देखेंगे, मोल प्रभाज की। तो मोल प्रभाज क्या है, फिर कावल थे मोल प्रभाज, बहुत ध्यान से सुनिए बच्चों। मोल प्रभाज, अब जैसे अभी हमने विलयन पढ़ा, विलयन में कितने अवयव होते हैं, 2 अवयव होते हैं, विलायक और विलेय। अब यहाँ पर मोल प्रभाज की बात करेंगे तो विलयन में विलेय या विलायक के ग्राम अणुओं की संख्या, मतलब विलयन में विलेय या विलायक में से एक होना चाहिए। विलेय या विलायक के ग्राम अणुओं की संख्या और विलयन में उपस्थित, यानी विलयन में कौन कौन से अवयव होते हैं, विलेय और विलायक। विलयन में विलेय या विलायक अधिक मात्रा में क्या होता है, विलायक। विलेय या विलायक के ग्राम अणुओं की संख्या, के ग्राम अणुओं की संख्या तथा विलयन में उपस्थित, कुल ग्राम अणुओं की संख्या, कुल ग्राम अणुओं की संख्या के अनुपात को
के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। मोल प्रभाज कहते हैं। अगर हम मोल प्रभाज की बात करें तो विलेय का मोल प्रभाज अगर होगा, विलेय का मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज, तो इसमें विलेय का मोल प्रभाज है तो विलेय के ग्राम अणु संख्या को स्मॉल n से लिखेंगे और बटे में विलयन में उपस्थित विलेय और विलायक यानी स्मॉल n और कैपिटल N। और अगर हम विलायक का मूल प्रभाज अगर पता करेंगे, विलायक का मूल प्रभाज, तो आपकी विलायक है तो कैपिटल N ऊपर हो जाएगा और बाकी वही स्मॉल n और कैपिटल N। तो हमें ये सूत्र बहुत ही काम आएंगे, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से।